नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जोशी स्वागत करता हूं आपका हमारे म्यूचुअल फंड कोर्स में। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि कैसे आप अपने गोल, इन्वेस्टमेंट हॉराइजन और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपने लिए म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि 2500 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड की स्कीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो इन स्कीम्स में से अपने लिए बेस्ट स्कीम को कैसे सेलेक्ट करना है ये भी आपको आना चाहिए। तो यही इस लेक्चर में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करने के लिए आपको दो वेबसाइट का यूज करना होगा, जिसमें सबसे पहली है अपस्टॉक्स और दूसरी है ईटी मनी। अपस्टॉक्स में हम कुछ फिल्टर्स का यूज करके अपने लिए म्यूचुअल फंड्स को फिल्टर करेंगे और उसके बाद ईटी मनी में जाकर हम म्यूचुअल फंड को कंपेयर करेंगे। तो मैं अपस्टॉक्स की वेबसाइट में आ गया हूँ। यहाँ जाने के बाद आप जैसे ही इन्वेस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड का एक ऑप्शन नजर आएगा। अब जैसे ही आप म्यूचुअल फंड पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपको एक फिल्टर नजर आ जाएगा, जहां से आप अपने हिसाब से फिल्टर लगाकर अपने लिए म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्कीम्स नजर आ रही हैं और यहाँ पर आपको वो सभी फिल्टर्स नजर आ रहे हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला फिल्टर जो आपको देखने को मिल रहा है वो है फंड हाउसेस का। अब क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे फंड हाउसेस हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हर फंड हाउस की स्कीम में इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे। हो सकता है कि आप सिर्फ टॉप कंपनीज जिनका नाम आपने सुना है उन्हीं की म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यहां से आप अपने हिसाब से उस फंड हाउस को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो टॉप फंड हाउसेस हैं जिनका नाम आपने सुना है उन्हीं फंड हाउसेस को सेलेक्ट करें, क्योंकि जो भी टॉप फंड हाउसेस होते हैं उनकी एक ब्रांड रेपुटेशन होती है और वो कभी भी अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी 8 या 10 फंड हाउसेस को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि पॉपुलर फंड हाउसेस है या जिन भी फंड हाउसेस की स्कीम में आप इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे उन फंड हाउसेस को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 फंड हाउसेस को ही सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि आपके लिए स्कीम सेलेक्ट करना आसान हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक आदित्य बिरला को सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक्सिस को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद बजाज फिनसर्व को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके साथ ही कैनरा रोबैको भी काफी फेमस है तो मैंने उसको भी सेलेक्ट कर लिया है। इसके साथ ही एचडीएफसी को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। आईसीआईसीआई को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद कोटक महिंद्रा को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ये पराग पारेख का है पीपीएफएस, इसको भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। एसबीआई को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और टाटा को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके साथ ही मैं यूटीआई को सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ 8 या 10 फंड हाउसेस सेलेक्ट कर लिए हैं। अब जब आप फंड हाउस सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपको फंड कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। तो आप कौन से टाइप के फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या दोनों टाइप के फंड आपको चलेंगे, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इक्विटी सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने इक्विटी सेलेक्ट कर लिया है। अब इक्विटी में आप कौन से टाइप का फंड चाहते हैं वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं फ्लैक्सी कैप फंड को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो अब मुझे सिर्फ फ्लैक्सी कैप फंड यहाँ पे नजर आएंगे। इसके साथ मान लीजिए मैं इंडेक्स फंड को भी देखना चाहता हूँ तो मुझे इंडेक्स फंड भी यहाँ पे नजर आएंगे। और इसके साथ ही मान लीजिए अगर मैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर वाइज फंड देखना चाहता हूँ तो वो भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप स्मॉल कैप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने पहले तो अपने हिसाब से कुछ फंड हाउसेस को सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद फंड की कैटेगरी को सेलेक्ट कर लिया है। अब जब फंड की कैटेगरी को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, इसके बाद आपको सेलेक्ट करना होगा फंड रिस्क। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे लो सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आपको पता है कि जो भी इक्विटी फंड होते हैं उनमें रिस्क ज्यादा ही होता है, इसलिए आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही स्कीम हमें नजर आ रही है। अब इस हिसाब से अगर आप वेरी हाई रिस्क लेना चाहते हैं तो आप वेरी हाई सेलेक्ट कर सकते हैं, हाई लेना चाहते हैं तो हाई कर सकते हैं। मैं वेरी हाई रिस्क लेना चाहता हूं इसलिए मैंने वेरी हाई पे सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मिनिमम इन्वेस्टमेंट का। हमने आपको बताया कि जब भी आप किसी फंड को सेलेक्ट करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है। तो आप क्या चाहते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना वो 500 रुपए हो, तो आपको अप टू 500 सेलेक्ट करना होगा। और जैसे ही आप अप टू 500 सेलेक्ट करेंगे तो अब आपको सिर्फ यहाँ पे वही स्कीम्स नजर आएंगी जिनमें आप मिनिमम 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड में कुछ लॉक इन पीरियड भी होता है। तो क्या आप चाहते हैं कि कोई लॉक इन पीरियड हो या फिर नहीं हो? अगर आप चाहते हैं कि लॉक इन पीरियड हो तो वो कितने साल का हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी लॉक इन पीरियड ना हो, और मैं आपको भी प्रेफर करूंगा कि अगर आप जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड में वो कोई गोल स्पेसिफिक नहीं है, सिर्फ वेल्थ को ग्रो करने के लिए कर रहे हैं, तो वहां पर आप कोई भी लॉक इन पीरियड ना रखें। तो मैंने नो लॉक इन पीरियड सेलेक्ट कर लिया है। अब नो लॉक इन पीरियड सेलेक्ट करने के बाद आपको फंड प्लान सेलेक्ट करना है। अब फंड प्लान आप कौन सा चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, डिविडेंड री इन्वेस्ट चाहते हैं, या डिविडेंड पे आउट प्लान चाहते हैं? ये सब कुछ हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं कि ग्रोथ प्लान क्या होते हैं, डिविडेंड री इन्वेस्ट प्लान क्या होता है, डिविडेंड पे आउट प्लान क्या होता है।
तो मान लीजिए मैं सिर्फ ग्रोथ चाहता हूं तो मुझे ग्रोथ पे सेलेक्ट करना है, या फिर मुझे डिविडेंड री इन्वेस्ट प्लान भी चलेगा तो वो भी मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूं। तो जब ये सब कुछ आप फिल्टर लगा लेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ म्यूचुअल फंड देखने को मिलेंगे। जैसे अभी इतने सारे म्यूचुअल फंड हमें देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसे में अगर मान लीजिए कि मुझे स्मॉल कैप नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से स्मॉल कैप हटा दूंगा, तो अब मुझे फ्लेक्सी कैप और इंडेक्स फंड जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए थे सिर्फ वही नजर आएंगे। तो मान लीजिए मैं इंडेक्स फंड भी हटा देता हूं तो अब मुझे सिर्फ फ्लेक्सी कैप फंड नजर आ रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए स्मॉल कैप फंड को भी यहाँ पे ऐड कर लेता हूं। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने सिर्फ 6 स्कीम निकल कर आई है। अब 6 स्कीम जब आपके सामने निकल कर आई है तो अब यहाँ पे आपके पास एक फिल्टर है जिसमें आप 5 साल के रिटर्न्स के हिसाब से उन्हें फिल्टर कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस भी फंड ने पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं वो अब आपको सबसे ऊपर नजर आ रहा है। तो इसमें एक्सिस स्मॉल कैप फंड है जिसने 24% के रिटर्न्स दिए हैं, कोटक स्मॉल कैप फंड है जिसने 21% के रिटर्न्स दिए हैं, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने 18% के रिटर्न्स दिए हैं, और ये हम 5 ईयर के कंपाउंडेड रिटर्न्स की बात कर रहे हैं। अब इसी के बगल में आपको एक एक्सपेंस रेशियो का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। तो हमने आपको बताया कि एक्सपेंस रेशियो का मतलब है कि जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो क्योंकि उस फंड को एक फंड मैनेजर आपके लिए मैनेज कर रहा है तो आपको वहां पर कुछ ना कुछ फीस देनी होती है जिसको ही हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। तो ये एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना बेटर है। लेकिन मान लीजिए आपको कोई ऐसी स्कीम मिलती है जिसमें थोड़ा ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है लेकिन आपको लग रहा है कि वो स्कीम बेटर है, उसमें और ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं, तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। और हमने आपको बताया था कि ज्यादा से ज्यादा अगर 1.5% तक का एक्सपेंस रेशियो है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं कि सबसे कम एक्सपेंस रेशियो किसका है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अभी हमने एक बार क्लिक किया है तो सबसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो वाले फंड हमारे सामने आ गए हैं। तो आप दोबारा क्लिक करेंगे तो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड भी आपके सामने निकल कर आ जाएंगे। तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको ज्यादा रिटर्न्स वाले चाहिए या ज्यादा एक्सपेंस रेशियो वाले चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से ज्यादा रिटर्न्स वाले फंड को प्रेफर कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो भी फिल्टर मैंने यहाँ पे लगाए थे उस हिसाब से मेरे सामने यहाँ पर 6 म्यूचुअल फंड निकल कर आ गए हैं। तो अब इन 6 में से जो टॉप 4 म्यूचुअल फंड्स हैं इनको मैं कंपेयर करूंगा, और कंपेयर करने के लिए हमें ईटी मनी की वेबसाइट में जाना होगा। तो मैं ईटी मनी की वेबसाइट में आ गया हूँ। यहाँ पर कंपेयर म्यूचुअल फंड करने का एक फीचर है, आपको इस फीचर का यूज करना है और यहाँ से म्यूचुअल फंड को कंपेयर करना है। तो हमारा पहला म्यूचुअल फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो मैं यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप फंड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने एक्सिस स्मॉल कैप फंड आ गया है। अब ऐसे ही हमारा जो सेकंड म्यूचुअल फंड है वो है कोटक स्मॉल कैप फंड। तो मैं कोटक स्मॉल कैप फंड को भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने कोटक स्मॉल कैप फंड लिखकर सर्च कर लिया है और इसको भी मैं कंपेयर करने के लिए यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये भी ऐड हो गया है। ऐसे ही बाकी जो 2 और फंड है उनको भी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जिन 4 म्यूचुअल फंड्स को मैं कंपेयर करना चाहता हूँ उन 4 म्यूचुअल फंड्स को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब जब आप ऐड कर देंगे तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि इन सभी के बारे में जो भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। तो आप इजिली इन चारों को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर VRO रेटिंग दिखाई दे रही है। VRO रेटिंग का मतलब है वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन रेटिंग। तो आप देख सकते हैं कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड की 5 है, कोटक स्मॉल कैप फंड की 4 है, HDFC स्मॉल कैप फंड की 3 है और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की 4 है। तो जब आपको दिखाई दे रहा है कि बाकी 3 फंड की जो रेटिंग है वो 5 और 4 है, जबकि HDFC स्मॉल कैप फंड की ये रेटिंग सिर्फ 3 है, तो आप चाहें तो इसको पहले ही यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो अब आपके पास कंपेयर करने के लिए सिर्फ 3 है, तो आपने इन 3 में कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी जो कैटेगरी है वो स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप है। अब ये होगी ही क्योंकि वहां पर जब हम फिल्टर कर रहे थे अप स्टॉक्स पे तो वहां पे हमने स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप को ही सिलेक्ट किया था। अगर आपने और ज्यादा फंड भी सिलेक्ट किए होते और उनमें आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अलग अलग फंड कैटेगरी देखने को मिलती है। अब इसके बाद आपको ईटी मनी रैंक नजर आ रही है जो कि एक्सिस की 5 है, कोटक की 1 है, HDFC की 12 है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि कोटक की रैंक ज्यादा है तो आप इसको थोड़ी ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर फंड एज दिखाई दे रही है। ये जो एक्सिस का फंड है ये 9 साल पहले शुरू हुआ था, कोटक का 10 साल पहले और HDFC का भी 10 साल पहले। तो क्योंकि सभी की एज सिमिलर है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब इसके बाद तीनों के फंड साइज की बात करें तो आपको पता है कि फंड साइज क्या होता है, हम अपने पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक्सिस का फंड साइज 13,000 करोड़ का है, कोटक का 9,800 करोड़ का है और HDFC का 34,000 करोड़ का है। इसके बाद रिटर्न्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पिछले 3 महीने में सबसे ज्यादा रिटर्न्स कोटक फंड ने दिए हैं, 6 महीने में सबसे ज्यादा रिटर्न्स एक्सिस फंड ने दिए हैं
पिछले एक साल में सबसे ज्यादा रिटर्न्स HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में दिए हैं। अब जब भी रिटर्न्स की बात आती है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सिर्फ 6 महीने या 1 साल के रिटर्न्स ना देखें, कम से कम पिछले 5 साल के रिटर्न्स देखें। तो पिछले 5 साल में आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा रिटर्न्स एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने दिए हैं। तो रिटर्न्स के मामले में तो एक्सिस का जो स्मॉल कैप फंड है वो ज्यादा बेटर नजर आ रहा है। अब इसके बाद रिस्क की बात करें तो यहाँ पर रिस्क को मेजर करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स दे रखे हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन देख लेते हैं। तो अगर आपको पता नहीं है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है तो आपको यहाँ पर इन्फो का एक ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने उस पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये हमें बताता है कि म्यूचुअल फंड कितना ज्यादा रिस्की है। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट या बहुत ज्यादा लॉस होने के। तो आप देख सकते हैं कि सबसे कम स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर एक्सिस स्मॉल कैप फंड का है, लेकिन उसके बाद भी उसने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दे दिए हैं। तो जब ये कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो इसका मतलब ये बेटर है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आपको देखने को मिल रहा है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो आपको बताता है कि एक पर्टिकुलर फंड में आपको कितने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा ये भी एक्सिस स्मॉल कैप फंड का ही है। तो अभी तक तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड ही सबसे बेटर नजर आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है बीटा। बीटा बताता है कि एक पर्टिकुलर फंड बेंचमार्क यानी कि निफ्टी या सेंसेक्स के कंपैरिजन में कितना ज्यादा रिस्की है। तो बेसिकली बीटा 1 से जितना कम हो उतना बेटर है। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो बीटा है वो सबसे कम है 0.67। इसके बाद नेक्स्ट है सॉर्टिनो रेशियो। सॉर्टिनो रेशियो डाउनसाइड रिस्क को कंसीडर करके रिटर्न्स बताता है और ये किसी फंड का जितना ज्यादा हो उतना बेटर माना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कोटक स्मॉल कैप फंड का सबसे ज्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट है अल्फा। अल्फा बताता है कि आपका जो फंड है वो बेंचमार्क से कितने ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर रहा है और ये भी जितना ज्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड का ये 9.6 है और कोटक स्मॉल कैप फंड का ये 9.65 है, जबकि HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का ये 5.6 है। अब अभी तक मैंने जितना कंपैरिजन किया है उसमें मुझे एक्सिस स्मॉल कैप फंड और कोटक स्मॉल कैप फंड ही ज्यादा बेटर नजर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ से HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को भी रिमूव कर देता हूँ। तो अब हमारे पास 2 ही फंड बचते हैं जिनमें हमें कंपैरिजन करना है। तो हमने अल्फा तक कंपैरिजन कर लिया है। इसके बाद इनका पोर्टफोलियो कंपेयर करें तो एक्सिस ने सबसे ज्यादा पैसा केमिकल सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट किया है और कोटक ने अपना सबसे ज्यादा पैसा मटीरियल, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर में इन्वेस्ट किया है। तो अब यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से सेक्टर्स पसंद हैं या आपको कौन से सेक्टर्स में ज्यादा ग्रोथ नजर आ रही है। तो आप इसको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप दोनों की टॉप 5 होल्डिंग्स को भी कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों ने ज्यादा पैसा कहां पे इन्वेस्ट कर रखा है। और अगर आप चाहें तो इनके जो टॉप स्टॉक्स है ना उनका फंडामेंटल एनालिसिस करके भी देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है, जैसे कि पी रेशियो, पीबी रेशियो, इनको भी आप कंपेयर करके देख सकते हैं। यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि इन्होंने इक्विटी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है। उसके बाद इन्होंने डेट में कितना इन्वेस्ट किया है और दूसरे वाले फंड ने कितना किया है। तो आप इस डेटा को भी कंपेयर करके देख सकते हैं। इसके बाद फंड डिटेल्स का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ रेशियोज हमें देखने को मिल रहे हैं। इसमें सबसे पहला है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं, जिसका एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना बेटर माना जाता है। तो क्योंकि दोनों के एक्सपेंस रेशियो में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो आप चाहें तो दोनों में से किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना बेटर माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड भी जितना कम हो उतना बेटर है। इसके बारे में भी हम अपने पिछले लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो दोनों में ही 1% का एग्जिट लोड है। इसके बाद नेक्स्ट है लॉक इन पीरियड। तो यहाँ पे हमें कोई भी लॉक इन पीरियड देखने को नहीं मिलता है और आपको पता है कि जब हम अप स्टॉक्स में कंपैरिजन कर रहे थे तो हमने यहीं पर ही सेलेक्ट कर लिया था कि हमें कोई भी लॉक इन पीरियड देखने को नहीं मिलना चाहिए। तो हमें यहाँ पर जो भी म्यूचुअल फंड देखने को मिले थे उनमें कोई लॉक इन पीरियड था ही नहीं, इसलिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इन दोनों में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। लेकिन जब आप कंपेयर कर रहे होंगे और हो सकता है तब आपने लॉक इन पीरियड वाला सेलेक्ट किया होगा, तो हो सकता है दोनों में से किसी एक में लॉक इन पीरियड हो, लेकिन आपको जनरली नो लॉक इन पीरियड वाले म्यूचुअल फंड को ही सेलेक्ट करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। तो इसमें आप 100 रुपए से भी अपनी SIP शुरू कर सकते हैं और मिनिमम 500 रुपए से लमसम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। जबकि जो कोटक फंड है उसमें मिनिमम 1000 रुपए से आपको SIP करनी होती है और लमसम के लिए मिनिमम 5000 रुपए आपको इन्वेस्ट करने होते हैं।
तो यहाँ पर हमारा कंपैरिजन कंप्लीट हो चुका है और पूरा कंपेयर करने के बाद मुझे लगता है कि एक्सिस का जो स्मॉल कैप फंड है वो इस केस में बेटर है। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये कोई भी सजेशन नहीं है, ये हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए कंपैरिजन किया था। अब आप खुद भी कंपैरिजन करना सीख चुके हैं तो आप अपने हिसाब से कंपैरिजन करके अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।